आप लोग देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क अगस्त 2021 को, लाइफ साइंस क्लास 9 को। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बांग्ला में ही क्वेश्चन केवल अवेलेबल हैं, हिंदी में और इंग्लिश में नहीं है, किंतु इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपके लिए बांग्ला क्वेश्चन से हिंदी में रूपांतरित करके उसका सॉल्यूशन लेकर आया है। आप देखिए, समझिए और याद कर लीजिए कि कौन सा आंसर किसका होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है जिसको आपको चुनना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.1 में देखिए, आपको बताना कि सही नहीं है उसको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी देख रहे हैं ABCD सारे सही हैं, केवल डी नंबर गलत है। ऑर्निथिन साइकिल अमोनिया संश्लेषण नहीं होता है, यहाँ पे यूरिया का संश्लेषण होता है। ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 1.2 को देखिए, सही कथन का निर्धारण कीजिए कौन सा इसमें सही है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो सही इसमें है लिम्फोसाइट एंटीबॉडी को संश्लेषित करके रोग को रोकने में मदद करता है, तो सी ऑप्शन सही है। आप देखिए 1.3 को, तितली के उत्सर्जी अंग की पहचान करें, तो तितली का सही उत्सर्जन अंग मल्पीगियन डक्ट है, मल्पीगियन नलिका है, तो सही उत्तर इसमें हो गया बी। आप अपनी स्क्रीन पर थंबनेल देख रहे हैं फिजिकल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स का। आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का प्लेलिस्ट की मदद से भी इन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी जाकर इन वीडियोस को देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, इसमें 2.1 का सही उत्तर है सी, 2.2 का सही उत्तर है ए, और 2.3 स्टोमाटा पत्ररंध्र, जिसका सही उत्तर है गार्ड सेल। ठीक है, बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया है 2 क्वेश्चन। अब आप देखिए 3.1 को, पौधों में परजीवी और सजीवी पोषण के बीच 2 अंतरों का उल्लेख करें। तो पौधों में परजीवी और सजीवी पोषण के बीच 2 अंतरों का उल्लेख देखिए। परजीवी पोषण, जिसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, एक प्रकार का विषमपोषी पोषण है जिसमें पौधे किसी दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि सहजीवी पोषण सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन जो होता है, एक प्रकार का यह भी विषमपोषी पोषण है, किंतु इसमें क्या होता है, दोनों सदस्य समान रूप से भोजन के आदान प्रदान की क्रिया अपनाकर भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ पे उन लोगों का क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग है। ठीक है, तो इसमें जो न्यूट्रिशन होता है उसको सिम्बायोसिस की प्रक्रिया के द्वारा हम लोग देखते हैं। परजीवी पोषण में देखिए, परजीवी पोषण का उदाहरण हो गया कसकटा रिफ्लेक्सा, तना के रूप में रहता है। ठीक है, इस चीज़ को आप जानते हैं। उसी तरह से अगर आप रेफ्लेशिया और नोल्डी को देखेंगे तो उसमें जड़ परजीवी के रूप में रहता है ना। कसकटा मतलब अमरबेल हो गया। ठीक है, जबकि सहजीवी पोषण जो होता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का उदाहरण मटर का पौधा और राइजोबियम। और दूसरा उदाहरण लेंगे आप तो लाइकन, तो लाइकन में शैवाल और कवक दोनों मिलकर रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सहजीवी पोषण और परजीवी पोषण का अंतर आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3.2। यह थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह इस क्वेश्चन 2 पार्ट को लेकर चल रहा है। एक सौर ऊर्जा का अवशोषण, जिसको हम लोग एंट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी बोलते हैं, और दूसरा है कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, कैसे सोलर एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है दूसरे एनर्जी में, इसको करने में प्रकाश संश्लेषण की क्या भूमिका है उसको बताना है। देखिए, पहला पार्ट समझने के पहले कुछ बेसिक समझ लेना है आपको। सौर ऊर्जा के अवशोषण में प्रकाश संश्लेषण की भूमिका क्या है उसको समझिए। सूर्य का प्रकाश संश्लेषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब सूर्य के प्रकाश जो है वह करीब 44% विजिबल लाइट को पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, और बाकी के जो है इंफ्रारेड हो गया,
ये सब जो लाइट हो गए उन सबको तो पौधा नहीं ले पाता है, तो उनको छोड़ दीजिए। 44 मेन विजिबल लाइट है जिसको पौधे अवशोषित करते हैं, इन्हीं को लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल हरे रंग को छोड़कर, हरे रंग को अवशोषित नहीं करते, को छोड़कर अन्य रंगों के वेवलेंथ वाले प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। अब हरा रंग को नहीं लेता है बोल कर ही तो हरा दिखता है ना, ये भी समझ लीजिएगा। क्लोरोफिल के अणुओं द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने को ही एंट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी कहते हैं, मतलब सौर ऊर्जा का अवशोषण कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर क्लोरोफिल ऊर्जावित क्लोरोफिल में परिवर्तित हो जाती है, मतलब एक्टिवेटेड क्लोरोफिल में तब्दील हो जाता है क्लोरोफिल। उसके बाद क्या होता है, एक्टिवेटेड क्लोरील जल के अणु को H2O को H+ आयन और OH- आयन में तोड़ देता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को आरंभ करने में यही मदद करता है। कौन? एक्टिवेटेड क्लोरोफिल ही मदद करता है। तो अगर एंट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी नहीं होगा तो एक्टिवेटेड क्लोरोफिल आपको नहीं मिलेगा, और एक्टिवेटेड क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का ही प्रोसेस में ये सारे चीज हो रहे हैं, ठीक है। अतः ऊर्जा तंत्र में क्लोरोफिल एंटीना के रूप में कार्य करता है और प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके प्रतिक्रिया केंद्र रिएक्शन सेंटर में स्थानांतरित करते हैं, जहां ऊर्जा को संचित करने वाली क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ही सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि एंट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी कैसे हो रहा है इस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सौर ऊर्जा के रूपांतरण में प्रकाश संश्लेषण की क्या भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण पौधे की प्रकाश संश्लेषण, पौधे के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण ही होता है ना। तो दूसरे तो जीव करते भी हैं, तो उनके शरीर में अगर क्लोरोफिल है, आप जानते हैं, तभी वो लोग क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करें केवल पौधे के बारे में, पौधा का ही क्वेश्चन दिया गया है। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यही ऊर्जा भोजन, कौन सा भोजन? ग्लूकोज में संचित होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड चारों अवयव मिलकर ही सौर ऊर्जा का रूपांतरण में मदद करते हैं। अतः अंत में सौर ऊर्जा या रेडिएंट एनर्जी भी बोल सकते हैं आप, सोलर एनर्जी का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी के रूप में होता है और ग्लूकोज के अणुओं में संचित हो जाता है, ठीक है। तो आप इतने पॉइंट को लिख लीजिएगा तो काफ़ी आपके लिए, एकदम याद करके रखिए और प्रैक्टिस करते जाइए, लिख लीजिए। आपका मॉडल एक्टिविटी टास्क अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का एक स्क्रीनशॉट, जिसमें होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, अबाउट, ये सब दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर जो प्लेलिस्ट दिख रहा है, जब भी आप क्लिक करते हैं तो यह प्लेलिस्ट हो गया, इसी को आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में आप वहाँ पर जाकर आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 का, तो क्लास 9 का जो भी प्लेलिस्ट है उसको जाकर जितने भी वीडियोस हैं सब आपको दिखेंगे, आप उस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप देखिए और समझिए। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट दिया गया है। एक उत्सर्जन से दिया गया है, जिसमें बोला गया कि पौधों में कोई विशिष्ट उत्सर्जन अंग नहीं होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पौधा उत्सर्जित पदार्थ को कैसे छोड़ता है, कैसे बाहर निकालते हैं। और दूसरा पार्ट में दिया गया रक्त कैसे जमता है, हाउ डज ब्लड कोगुलेट, ठीक है, कैसे जमता है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर समझ लीजिए आप, पौधों में कोई विशिष्ट उत्सर्जन अंग नहीं है। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कम मात्रा में बनते हैं और ये उत्सर्जित पदार्थ या उत्सर्जित पदार्थ कम हानिकारक होते हैं। इस कारण पौधों में उत्सर्जन तंत्र का तो अभाव होता है, फिर भी पौधे अपना उत्सर्जित पदार्थों का निम्न तरीके से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इस चीज को आप याद रखिए, इसको उत्सर्जी रखिएगा, ठीक है। निम्न तरीके से बाहर निकालते हैं। तो हम लोग कौन कौन से तरीके हैं उसको देखेंगे। पत्ती है, जड़ है, तना है, फल है, इन सब के द्वारा निकालते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। पत्तियों के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ की कुछ मात्रा पत्तियों में जमा रहती है, पत्तियों के झड़ने के पश्चात यह पौधों से अलग हो जाती हैं। तो इस तरह से उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकल गए। जैसे उदाहरण के तौर पे तंबाकू,
तो निकोटीन जो है वो उसका उत्सर्जी पदार्थ है पौधे का। तो तंबाकू में जो भी आ गया निकोटीन वो उत्सर्जी पदार्थ है, पत्तियों के द्वारा आ गया बाहर। जड़ के द्वारा, देखिए पौधे जड़ के द्वारा भी अपना उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं, जैसे सर्पगंधा है वो रेसार्पिन के द्वारा बाहर निकालता है। तना द्वारा कुछ काष्ठीय पौधे जिसका छिलका होता है ना, स्किन होते हैं, पौधे उत्सर्जी पदार्थों को अपने छाल में जमा करते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, यहाँ पर इसको उत्सर्जी कर लीजिएगा। ठीक है, छाल को छाल में जमा कर लेते हैं और छालों के गिरने पर इसी के साथ उत्सर्जी पदार्थ अलग हो जाते हैं। जैसे सिनकोना में क्विनीन होता है ना, क्विनीन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं ये लोग उत्सर्जी पदार्थ को। बीजों के द्वारा, देखिए बीजों के द्वारा कुछ पौधे उत्सर्जी पदार्थ इनके बीजों में एकत्रित रहते हैं और बीजों के अलग होने पर यह भी अलग हो जाता है। जैसे नक्स भूमिका, इसमें ट्राइकिनीन रहता है। उसी तरह से फल के द्वारा कुछ पौधों के फलों में उत्सर्जी पदार्थ जमा होते हैं और फलों के द्वारा पौधे उत्सर्जी पदार्थ को अलग कर देते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है, जैसे अफीम हो गया। ठीक है, अफीम हो गया, याद करके रखिए। फूल भी अगर आप याद रखें फूल के द्वारा, तो आप याद कीजिए लौंग है, लौंग एक फूल है ना, तो लौंग एक फूल के द्वारा भी पौधा अपना उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है। उसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, तो भी 5 पॉइंट लिख लीजिएगा तो काफ़ी आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो गया। सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन का, उसको समझिए। इसमें दिया गया है रक्त कैसे जमता है। देखिए, तो इसमें ध्यान से आप समझिए कि रक्त का जमने का, कटे हुए भाग पर रक्त द्रव को ठोस के रूप में बदलने की जो प्रतिक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, उसे ही ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग। रक्त जमने की क्रिया एक जटिल क्रिया है जो निम्न अवस्था में पूरी होती है। तो आप देख लिए 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप में ब्लड का कोगुलेशन होता है। पहला स्टेप हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण, दूसरा हो गया स्वतंत्र प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण, तीसरा हो गया थ्रोम्बिन का निर्माण और चौथा हो गया फाइब्रिन का निर्माण। देखिए पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है उसका निर्माण कैसे होता है। किसी अंग के कटने पर जब रक्त बाहर निकलता है तो उस स्थान के रक्त क्षतिग्रस्त थ्रोम्बोसाइट हो गया या फिर ब्लड प्लेटलेट्स हो गए, हवा की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एंजाइम की उत्पत्ति करता है। पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद स्वतंत्र प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है। प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन और एंटी प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं, लेकिन थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटी प्रोथ्रोम्बिन के साथ क्रिया कर जटिल यौगिक बनाता है, जिसके फलस्वरूप प्रोथ्रोम्बिन बन जाता है, स्वतंत्र हो जाता है ना। थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन, थ्रोम्बिन का निर्माण देखिए, कैल्शियम आयंस और थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन के रूप में रूपांतरित हो जाता है। अब देखिए थ्रोम्बिन में आ गया प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फाइब्रिन का निर्माण होगा। देखिए फाइब्रिन का, प्लाज्मा के जल में घुलनशील फाइब्रिनोजिन को थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन की सहायता से फाइब्रिन के रूप में रूपांतरित कर देता है। इसी फाइब्रिन का बनना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइब्रिन का बनना ही रक्त को जमने में मदद करता है। आप जानते हैं रक्त के भीतर में हिपेरिन होता है जो ब्लड को जमने नहीं देता है, किंतु जो ही हवा के संपर्क में आया तो हिपेरिन का काम बंद और उसके बाद में थ्रोम्बोप्लास्टिन बनना शुरू हो गया। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सारे प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। अब देखिए फाइब्रिन जो बन गया वह क्या, धागा जैसी रचना होती है। इस प्रकार के अनेक धागे बनने के फलस्वरूप कटे स्थान पर फाइब्रिन की एक जाल बन जाती है और जाल में आरबीसी डब्ल्यूबीसी फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं और एक ठोस थक्का क्लोट की रचना कर लेते हैं। उसके बाद ब्लड को बाहर निकलने नहीं देता है और ब्लड जम जाता है ना। यही हुआ प्रोसेस। अगर आप पूरे प्रोसेस को समझना चाहें तो ये स्टेप्स होता है। क्षतिग्रस्त इलाका हो गया जहाँ पे कटा है, वहाँ से थ्रोम्बोसाइट्स या ब्लड प्लेटलेट्स हवा के साथ में संपर्क किया और थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन और प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति में क्या में बदल गया, थ्रोम्बिन में बदल गया और थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन के साथ फाइब्रिनोजिन
के साथ मिलकर फाइब्रिन बना दिया। और फाइब्रिन रक्त कणिकाओं के साथ में मिलकर जो आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी है, तो इन सबको मिलकर क्या कर देता है, जो जाली बना दिया उसके बाद में थक्का बना लेता है, क्लोट कर देता है। तो इस तरह से ब्लड क्लोट होने लगता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का या मॉडल एक्टिविटी टास्क लाइफ साइंस पार्ट 5, ठीक है, या अगस्त 2021 का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप अभी तक इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।